बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवीरा में खुशामदीद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं अशफाक के साथ सकती। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ किसी परेशानी से नहीं हुआ होगा, बल्कि बहुत ही खुशगवार तरीके से आपका दिन शुरू हुआ होगा। और वैसे मौसम आज कैसा था? आज तो जनाब पेशन गोई हुई भी है कि बारिश होनी है, लेकिन आसार नहीं दिख रहा है। रात अशफाक एक काम हो गया। वो क्या? पेट्रोल के प्राइस फिर बढ़ गए। अच्छा। और जब प्राइस बढ़ते हैं तो वजीर खजाना जो है वो आकर नहीं बताते। जब प्राइस कम होते हैं तो जनाब वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और जब वो 5 रुपए कम कर रहे थे तो मरियम नवाज उन्हें ट्वीट करके शाबाशी देती थी। अब जब बढ़ा दिए तो आई डोंट नो कोई मैसेज आएगा, कोई ट्वीट आएगी कि नहीं। 5 रुपए करके भी जब इजाफा होता है और ऐसे वक्त में जबकि आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, तो हुकूमत ये सोच रही है कि अवाम को निचोड़ा जा सके IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक, तो ये तो कोई मुनासिब अमल नहीं है। अच्छा, वैसे ये अमूमन ये तासुर शायद किसी मुसलमान मुल्क में जाता हो रमज़ान की आमद से पहले कि वहाँ पर थोड़ा रिलीफ मिलता हो। क्रिसमस से पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे जो मसीही ममालिक हैं वहाँ पर आलमी बरादरी की जानिब से बड़ा हम देखते हैं कि डिस्काउंट्स होते हैं और बड़े सेल्स होती हैं। लेकिन जो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर ये होता है कि फ्रूट्स के नर्ख बढ़ जाते हैं, कपड़ों के नर्ख बढ़ जाते हैं। यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ की शरबत की ज़रूरत है उसके रेट बढ़ जाएंगे, खजूरों के नर्ख बढ़ जाएंगे। अच्छा, पकोड़े वगैरह बनाने के लिए जो बेसन वगैरह जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तेल की ज़रूरत होगी, उनके नर्ख बढ़ जाएंगे। प्याज की कीमतें बढ़ जाएंगी। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ पर गले सड़े केले, लेट मी गले सड़े केले, जहाँ पर आपको 200 रुपए दर्जन में भी अगला दुकानदार देकर, जो ठेले वाला है या कोई भी, वो आप पर एहसान कर रहा हो, तो यू कैन इमेजिन कि आगे क्या हो सकता है। यानी कि अभी रमजान इज येट टू कम। यस, और ये तमाम तर मामलात हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। रमजान से पहले हुकूमत का आवाम को तोहफा। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 13 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। इमरान खान कहते हैं कि गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था, लेकिन कारकुन नहीं माने। कारकुनों पर कंट्रोल नहीं रहा। कोई मेरी नहीं सुन रहा। जेल जाऊं या कुछ भी हो जाए, हकीकी आजादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखना। IMF से मुआहदा कड़ा इम्तिहान बन गया। तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद के बावजूद एक नई शर्त आ गई। IMF ने 30 जून तक फाइनेंसिंग करने वाले मुमालिक की तहरीरी यकीन दहानी मांगी। और ज़राई शोबे को दरपेश खतरात से किसान परेशान। हुकूमती पॉलिसी से शदीद दबाव में है। खुराक की तलब और रसद में फ़र्क तशवीशनाक है। किसान इत्तेहाद ने पैदावार बढ़ाने के लिए मदद की अपील कर दी। तो जनाब अल्लाह पाक रहम करे। जो आगाज़ हुआ है वो ये कि पेट्रोल प्राइस बढ़ गए हैं, रमज़ान आने वाले और महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। लेकिन साथ साथ हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, आपके साथ खबरें भी शेयर करते हैं। तो आपको सब बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशा खाना केस की समाअत का आगाज़ हो गया है। समाअत आज होनी थी और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल केस की समाअत कर रहे हैं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने वारंट बहाली का फैसला पढ़कर सुनाया, और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल दिया है। हाईकोर्ट का फैसला अब तक सेशन अदालत को मौसूल नहीं हुआ। यह अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए कि केस काबिल समाअत होने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। जज साहब की जानिब से यह इस्तफसार किया गया। मसला 1 सेकंड में हल हो सकता है। इमरान खान कहाँ है? जज साहब के रिमार्क से इमरान खान जाती हैसियत में अदालत में कहाँ पेश हुए हैं, ये भी उन्होंने सवाल पूछा। और हलफनामा कहाँ है? जज साहब की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। तो आज क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या दिया था कि आप ये जो अंडरटेकिंग दे रहे हैं या आप मुतालिका अदालत को दें, यानी कि सेशन कोर्ट को दें, तो आज ये तमाम सूरत हाल वहां पर जेर बहस है। अच्छा जी, अब जरा उस मसले पर बात हो जाए जिसने रात की नींदें उड़ा दी बहुत से लोगों की। अच्छा, वो मसला है कि आलमी बरादरी मेरे जहन में पता नहीं क्यों आ जाती है। आलमी मंडी में महंगाई मिक्स कर जी, आलमी मंडी में जब चीजें कम होती हैं, हमारे यहाँ वैसे महंगाई होती है ना, तो एक चीज बड़ी कॉमन है, कह दिया जाता है कि जी बाहर से महंगी आ रही है। देखिए, वो वहां पर दूसरे मुल्कों में भी ऐसा हो रहा है। हाँ। अब तेल वहां पर हो रहा है सस्ता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ हो रहा है महंगा। यानी कि यहाँ पर कोई
अलग ही मतलब डायरेक्शन की जानिब हम लोग चलते हैं। मतलब हमारा अपना ही मिजाज है, यानी कि वो महंगा करेंगे तब भी हम महंगा करेंगे, लेकिन वो सस्ता करेंगे तब भी हम सस्ता नहीं करेंगे, हम महंगा ही करेंगे। अशफाक, जब वो महंगा होता है ना आलमी मंडी में, तो कहा जाता है देखिए चूंकि वहां प्राइस बढ़े तो हम इसलिए यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, मजबूर है, हम क्या करें, हमें दुनिया के साथ चलना है, कैसे नहीं अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम दुनिया के साथ कैसे दिल चलेंगे? रो रहा है, खून के हाँ, आंसू, लेकिन बिल्कुल क्या ऐसे ही करें, होता है। कैसे रिलीफ दें? लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। जब वहां पे सस्ताई हो रही है तो यहाँ भी आवाम को थोड़ा सस्ता कर दें। अब आवाम जाहिर इस पे गुस्सा भी होते हैं, उनकी जानिब से रद्द अमल भी आता है। पेट्रोल के तो 5 रुपए बढ़े, डीजल के 13 रुपए बढ़े हैं, और मिट्टी के तेल के 2 रुपए 56 पैसे महंगा हो गया है आलमी मंडी में। जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेल सस्ता है, और सरकारी टीवी पर आकर फखरिया ये मामूली कमी आपको याद होगा जिसका जिक्र भी मैं कर रही थी, जब पिछली दफा 5 रुपए कम किए थे वजीर खजाना साहब ने, तो उन्होंने बकायदा टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम आवाम को 5 रुपए का रिलीफ देने जा रहे हैं। मगर कल ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। 12 बजे खामोशी से, इंतहाई खामोशी से इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छा, मैं वैसे एक चीज सोच रहा था, जाहिर है कि ऐसी चीजें होती हैं तो मेरे जहन में काफ़ी सवालात जन्म लेते हैं। अच्छा, मीनवाइल हम आपको ये प्रेस रिलीज दिखा दें कि जो कि ट्विटर पर भी गर्दिश कर रही थी, और इसके अंदर जो निर्ख हैं, जो रेट्स हैं, वो 267 के बजाय 272 रुपये सबके सामने हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम भी क्या करें, रेट बदलते रहते हैं, हम अपनी किस्मतों पर कुड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी गाड़ी को चलाना है, भले धक्का लगा कर चलाएं, कैसे भी चलाएं, और तरह तरह की परेशानियों के शिकार भी होते हैं, लेकिन क्या करें। बहरहाल अवाम क्या कहते हैं? अच्छा, अवाम अब रिवायती गुफ्तगू नहीं करते, वो बड़ी मुख्तलिफ बातें करते हैं। लेकिन वो तो सुनवा भी नहीं सकते ना। सही बात है, चले दिखाते, मगर जो सुनवा सकते हैं वो सुनवा एडिट देते हैं। करने के बाद क्या उन्होंने कहा वो आपको दिखाते थे ऑफिस में, ऑफिस के लिए। अब भाई वो सारे अंदाजे से टूट चुके हैं, अब वो सब खत्म हो चुका है। अब 500 का भी डाल दो तो वो 2 दिन में खत्म हो जाता है। अच्छे हुक्मरान हम पर मुसल्लत हो जाएं, जो पाकिस्तान पर मेहरबानी कर दें अपनी, माफ कर दो भाई, हमें माफ कर दो। इस तरह से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं और फिर इसकी वजह से सारी कीमतें बढ़ती हैं। अल्लाह इनको जो है हिदायत दे, यही कह सकते हैं। बाकी आवाम को तो ये मारने पे तुले। क्या कहे भाई, हुकुमानी जो सुनने के लिए तैयार हो तो सब कहे ना उनको। आजकल लोग जा रहे हैं बाइकों को छोड़ के बस का ट्रेवल कर रहे हैं अपनी सहूलत होने के बावजूद। ऐसा लग रहा है कि कराची शहर में बाइक की जगह जो है वो साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगी अभी कुछ ही टाइम पे, आप देखेंगे। क्या कर सकते हैं, बढ़ा दिए, अभी कम करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए अभी। और क्या करें, पेट्रोल डालो भाई, पेट्रोल अभी डलवाना तो है, मजबूरी है। मजदूरी हमारी 1200 रुपये। हाँ, 1200 रुपये को अभी क्या करेंगे, आटा इतना महंगा है, हर चीज़ बिल्कुल महंगी है। क्या कहें सर, बढ़ा सकते हैं, वो तो कभी भी कुछ भी बढ़ा सकते हैं। दिन पर दिन अगर हमारे जुल्म करेंगे तो एंड में यही होगा, रोडों पे आएंगे भाई, मजबूरी तो एंड में यही होगी। को चाहिए फिर आवाम को एक दफा ही मार दिया जाए आहिस्ता आहिस्ता से, सही तो गरीब इंसान जो सा 1000 रुपया कमाता है पर डे का, वो गुजारा कैसे करेगा आजकल। हमारे लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, हमारे लिए महंगाई के पहाड़ हम पे डाल रहे हैं। हम मुसलमान कौम में ये रमजान शरीफ आ रहा है, चीजों के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। चले जी, अच्छा, तो कंसर्न ना कह रहे, रमजान से पहले चीजों के रेट भी बढ़ जाएंगे। ये जो साइकिल वाला चक्कर आया ना, इस पे भाई मेरी अपने एक दोस्त से बहस हो रही थी। आपको पता है कभी कभार मेरा दिमाग थोड़ा चलता है ना, तो अच्छा। मेरे दोस्त ने कहा कि ये जो साइकिल पर आवाम आएंगे तो इससे जो है वारदातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, फोन छीनने शुरू हो जाएंगी, ये हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब आवाम साइकिल पर आएगी और आवाम के पास पैसे डलवाने, वो पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो फिर जो मोटरसाइकिल पर जो भी सफर कर रहा होगा हम समझेंगे वो स्नैचर है, ठीक है, क्योंकि वो पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है ना, और आवाम को लूटने के लिए आ रहा है, तो पुलिस का काम आसान हो जाएगा। देखिए, हुकूमत हमेशा आवाम का सोचती है, आप क्यों नहीं समझती? क्या बात कही है। अब मुझे अंदाजा हुआ कि यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, हाँ। जो बाइक पर आ रहा है वो स्नैचर है, सिर्फ उन पे नजर रखें। जो साइकिल पर आ रहा है वो बेचारा भागेगा कैसे, मोबाइल कैसे, मतलब वो साइकिल संभालेगा, मोबाइल छीनेगा, क्या करेगा, तो उसके लिए टेक्निकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल, ये तोशा खाने में सिर्फ पाइनएप्पल्स आते हैं, पेट्रोल नहीं आता? पेट्रोल के अगर बड़े बड़े लीटर के डब्बे आ जाए तो क्या ही बात है। वैसे कल कहीं पेट्रोल आया था? अच्छा, आई डोंट नो, पेट्रोल के हवाले से पूरी पेट्रोल तो नहीं था? मैं जी, अच्छा एक बात और है, ये कहना गलत हो गया है अब कि ये जनाब मुल्क की सम ठीक कर रही है पीडीएम हुकूमत, मईशत। इस मुल्क के अवाम है जो इस मईशत की सम दुरुस्त कर रहे हैं, महंगाई का बोझ उठा रहे हैं, जो डिमांड्स आप कर रहे हैं, अवाम ये कह रहे हैं जनाब कि क्या करें, तो सी बादशाह जो करो, हमें तो अपनी रोजमर्रा चलानी है। जी भाई, ऐसे ही है। तो अब जरा तस्करा कर लेते हैं जी ज़मान पार्क की सूरत हाल का। तो दूसरे दिन भी हम देखते रहे कि मैदान जंग बना रहा और पुलिस पर हमले होते रहे। अच्छा, आप अंदाजा कीजिए, जो तस्करा कर रही थी सदफ,
कि पेट्रोल बम से पुलिस पर हमले किए गए, और ये इतनी खतरनाक चीज है कि आप अगर मतलब ये पहले देखा करते थे, 90s में ये सुना करते थे कि इस तरह के होते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि ये वो पुलिस एहलकार है जो कि इनके पास आतिशी असलहा नहीं है, ठीक है, इनके पास शील्ड्स हैं अपने आप को बचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लाठियां हैं, और वहां पर आप देखें अंदर से पेट्रोल जो है वो किस तरीके से फेंका जा रहा है। पुलिस एहलकार ही नहीं अशफाक, अपने कारकुन के लिए वहां पे, क्योंकि लोग कौन कहाँ खड़ा है ये किसी को नहीं मालूम, तो ये उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है, किसी आम शहरी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस। इस पे तो भाई मतलब कोई जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है इसकी। और इसके ऊपर अगर खान साहब ये कहें कि कारकुनों की मेरी सुन नहीं रहे कारकुन, आई डोंट नो इस पर उनका कोई रिमार्क सामने नहीं, उन्होंने वैसे जनरली कहा है ना कि कारकुन मेरी नहीं सुन रहे। मैं तो गिरफ्तारी देना चाहता था। अच्छा, इसकी जाहिर है ये सूरत हाल कैसे डेवलप हुई, उसकी एक तरीके से कंफर्मेशन ऐसे हो गई। एक मुबैयन ऑडियो टेप भी सामने आ गई सदर आरिफ अलवी और यास्मीन राशिद की। तो यास्मीन राशिद साहिबा की कोई ये गालिबन तीसरी ऑडियो टेप होगी जो सामने आई है। वो इसमें मुबैना तौर पर जो ये टेप सामने आया उसमें गुफ्तगू क्या कर रही हैं सदर साहब से, वो सुन लेते हैं। सर, जहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई जी, बिल्कुल पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरव्यू। नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट। खान साहब से नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही है। देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, I think what you need to do is tell him, Khan Saab, that जी, I think the best thing is to give in and fight another day. अगर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें। उन्होंने बात तो आना नहीं है। अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली going from bad to worse. चलो, let me consult with असद also. क्या क्या? हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना। असद भी बाहर बैठा हुआ, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने तो ये हाँ बात कर दीजिए। और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब भी बात करिए। ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब। ठीक है जी, ओके। तो अगरचे कि ये वीडियो टेप ऑडियो टेप डॉक्टर नहीं है और इसके कंटेंट सही हैं, तो दैट शोज द कंसर्न जो कि पीटीआई के रैंक्स में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वेरी पॉजिटिव, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, शी वाज वेरी पॉजिटिव, और वो नहीं चाहती कि खून खराबा हो, वो नहीं चाहती कि मुल्क अनारकी की तरफ जाए, वो नहीं चाहती कि जानी नुकसान हो, क्योंकि इधर वाले भी पाकिस्तानी है, उधर भी पाकिस्तानी, और ये एक सियासी जिद्दोजहद है। और इसके अंदर लेकिन फिर उन्होंने कंसर्न भी शो किया कि आप बात करके देख लें, क्योंकि मानना तो उन्होंने है नहीं, और वो शी इज नॉट इनसाइड द हाउस, शी इज आउटसाइड। और ये भी हमारे पास खबरें आई कि ज़ाहिर एक दो तरह की आरा पाई जाती है सारी सूरत हाल को लेके खुद पीटीआई में। अच्छा जी, तो जनाब ये सूरत हाल रही, अब देखते हैं इस पे आगे क्या मामला बढ़ते हैं। लेकिन कल हमने सारा दिन एक अनरेस्ट की सिचुएशन देखी, फिर जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अहकामात आ गए ऑपरेशन रोकने के, तो ऑपरेशन आज सुबह 10 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। इमरान खान साहब कल बाहर आए, कल सबने देखा कि वो बनी गाला से बाहर आए और जो कारकुनान मौजूद थे उनसे घुल मिल गए। बनी गाला मैंने कह दिया, जमान पार्क से बाहर आए, क्योंकि मैं खुद हैरान हो गया था कि गलत जगह पुलिस एक्चुअली इमरान खान और बनी गाला इज लाजिम व मलजूम सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जमान पार्क से बाहर आए, कारकुनों से मिले, और ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही खान साहब ने गुफ्तगू भी की, और जो उनके कारकुन जो उनके लिए एक तरीके से ढाल बने रहे सारी सूरत हाल में, उनसे मिले आकर, आंसू गैस शेलिंग, और वो तस्वीर तो हमने बहुत देखी है अशफाक, जब वो बैठे हैं मीडिया टॉक कर रहे हैं इंटरनेशनली मीडिया से, तो उन्होंने शेल्स बाकायदा रखे हुए कि देखें जी ये शेल्स आकर मेरे घर के अंदर यानी जमान पार्क में गिरे। तो हौसला बढ़ाया खान साहब ने। तो सुबह सुबह ख्वाजा रमजान मजीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अब उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। ख्वाजा रमजान, ये बताइएगा कि वैसे कल भी आपसे बात हो रही थी तो उस वक्त तो आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी और सूरत हाल ऐसी थी कि हम भी आपके लिए बड़े कंसर्न थे आपकी सेफ्टी के हवाले से। अभी सुबह से आप क्या मनाजिर देख रहे हैं वहाँ पर जमान पार्क के अतराफ?
जी बिल्कुल, ज़मान पार्क में इस वक्त जो गिलगित से जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में रात के पहुँचे हैं। तकरीबन 500 से ज़ायद कारकुनान थे जो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा जो कारकुनान की बड़ी तादाद अब भी ज़मान पार्क में मौजूद है। यहाँ पे जो आरजी कैंप और टेंट लगाए गए थे वो तो ख़त्म कर दिए गए हैं और पुलिस और रेंजर्स का कल जो गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। इसके साथ साथ रात के जो निगरान हुकूमत की लाहौर की जानब से जो CCPO की जानब से सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे दिए गए थे, 10 से 12 जो सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर ड्यूटी पे मामूर थे वो ड्यूटी एहलकार भी हटा दिए गए हैं। और रात के तकरीबन एक पर्चा और इमरान खान पर और दीगर रहनुमाओं पर जो है वो कार्य सरकार में मुदाखलत और गाड़ियाँ जलाने और इसके अलावा पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने के हवाले से जारी है। ख्वाजा रमजान, ये बताइएगा आज 10 बजे तक के लिए रोका गया है, तो क्या आप कोई ऐसी मूवमेंट देख रहे हैं जिससे ऐसा लगे कि कोई ऑपरेशन दोबारा हो सकता है? जी बिल्कुल, इस हवाले से पुलिस की जानब से जो कंटेनर्स है ठंडी सड़क है जो और जे रोड है वहाँ पर तो पहुँचाए हुए हैं, पहले से वहाँ पे रखे गए हैं। पुलिस रात गए हम लोगों ने खुद ज़ाती तौर पर पेट्रोलिंग की तो कहीं पे नज़र नहीं आई। 500 फीट की दूरी का कहा गया था, 500 फीट दूर का कहीं भी हमें पुलिस इस हवाले से नज़र नहीं आई। लेकिन कारकुनान की जो बड़ी तादाद है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद थे। अब भी कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर किनार रोड को यहाँ पर रोक के खड़ी हुई है। और इसके साथ साथ 10 बजे के करीब जो फैसला आना है उस फैसले के मुताबिक जो पुलिस है वो इस हवाले से ऑपरेशन की तैयारी करेगी। लेकिन यहाँ पे जो कारकुनान हैं उन्होंने मुकम्मल जो सिक्योरिटी है रात को कंटेनर्स लगाकर बाकायदा तौर पर इमरान खान की जो रिहाइश का मेन गेट है उसे कंटेनर लगाकर जो सिक्योरिटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं इमरान खान के उन्होंने बाकायदा तौर पर खुद वो कंटेनर्स लगाए हैं। और यहाँ पर अब जो मामूल के मुताबिक लोग वहाँ पे आ जा रहे थे वो उस तरह से नहीं आएंगे, उनकी बाकायदा तौर पर चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद वो अंदर दाखिल होंगे ज़मान पार्क की तरफ जो है। इसके अलावा जो 10 बजे का जो फैसला आएगा उस फैसले के बाद पुलिस क्या हिकमत अमली अपनाती है, क्या फिर से ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन इस्लामाबाद जो हाईकोर्ट की जानब से इमरान खान के जो वारंट वो इसी तरह से बरकरार रखे गए हैं। यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ सबकी अब नजरें हैं, क्या फैसला आता है, क्या आगे ऑपरेशन की क्या हदायत मिलती हैं। लेकिन इत्तलात यही आ रहे हैं कि इमरान खान पर जो रात के पर्चा हुआ है और इसके साथ साथ जो दीगर मुतअद्दिद और FIR दर्ज की जा रही हैं, 3 से 4 इसी वाक़े को लेकर जो गुज़श्ता रोज़ हुआ है इसी वाक़े को लेकर 3 से 4 और FIR दर्ज की जाएंगी। तो उस इन FIRs के बाद में फिर से अगर पुलिस जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन कर सकती है या इस्लामाबाद के हवाले से जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। ताहम यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर हर तरह से वो तैयार नजर आते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा कि पुलिस को पीछे धकेलने पर, पीछे जाने पर मजबूर कर दिया गया था। शेलिंग बदतरीन किस्म की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और इसके साथ साथ कारकुनान की जानब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। और कारकुनान ने मजीद हमें आगाह कर रहे हैं, सूरत हाल बता रहे हैं, अपना भी ख्याल रखिएगा क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ वो सिचुएशन बड़ी टफ है वो हमने देखा और हमें अपडेट दे रहे थे आज क्या होता है। ज़ाहिर इस हवाले से अब देखना यह है कि तोशा खाना केस में सेशन जो अदालत है उसमें भी समाअत जारी है, लेकिन वहाँ पर समाअत में ताज़ा तरीन आपको अहवाल ये बता दें कि वक्फा दे दिया गया है और 12 बजे इलेक्शन कमीशन उनके कौंसिल को तलब कर दिया है। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं कि अदालत ने 12 बजे इलेक्शन कमीशन और उनके काउंसिल को तलब कर लिया है। तोशा खाना केस की समाअत में इस वक्त वक्फा है और 12 बजे ये समाअत दोबारा होगी। तो इस वक्त बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन और उनके काउंसिल को तलब किया गया है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट सामने आई है। फर्रुख एजाज मजीद हमें बता रहे हैं, बताइएगा जी। जी बिल्कुल, तोशा खाना केस में जो इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हैं उनको मुअत्तल करने के हवाले से आज केस की समाअत हुई है एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में। और ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए ये कहा कि क्या जरूरी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके ही अदालत लाया जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि इमरान खान अदालत आ जाएं, इमरान खान क्यों नहीं आ रहे, वजह क्या है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक इमरान खान ने पुलिस को असिस्ट करना है या रेजिस्ट करना है। अदालत का यह भी कहना था कि दुनिया का महंगा तरीन वारंट है, ऐसा क्यों हुआ। ख्वाजा हारिस का यह कहना था कि हुकूमत की गलती से ऐसा हुआ है, मैं कानून की साइड पर हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि ये इक़दाम काबिल मज़म्मत है, जो कुछ हुआ है इसका अजाला नहीं हो सकता। ख्वाजा हारिस का यह कहना था कि दरख्वास्त गुजार को भी एहसास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि इमरान खान ने अदालत आते जाना था और मामला खत्म हो जाना था और अदालती कार्रवाई शुरू हो जाना थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इमरान खान ने
आने की अंडरटेकिंग दी है। अदालत का ये कहना था कि गरीब मुल्क है, करोड़ों रुपए गैर जरूरी तौर पर खर्च हुए हैं। ख्वाजा हारिस ने ये कहा कि हुकूमत को हमला नहीं करना चाहिए था, पूरे पंजाब की पुलिस को जमान पार्क लाया गया, जिस पर अदालत ने ये कहा कि नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है, इस मौका पर वारंट में क्या तरमीम हो सकती है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि वारंट या तो कैंसिल हो सकते हैं या इन पर अमल दरामद हो सकता है। मुझे बताएं, मुजाहमत क्यों हुई, करोड़ों रुपए क्यों खर्च हुए, जो पैसे खर्च हुए वो आपके और हमारे थे। अदालत ने यह कहा कि इमरान खान अदालत आ जाते तो तमाम मसाइल हल हो जाते, अगर पेश करने की तारीख में देर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। इस पर इस्लामाबाद ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दरमियाना रास्ता निकालने का कहा है। अगर अदालत समझती है कि श्योरिटी जेन्युइन है तो गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। इमरान खान की जो अंडरटेकिंग की असल कापी थी वो भी इस मौका पर अदालत में जमा करवा दी गई है। अदालत ने इस तमाम तर दलाइल सुनने के बाद अभी एक वक्फा किया है और 12 बजे के लिए नोटिस किया गया है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन के कौंसिल को 12 बजे दोबारा समाअत का आगाज होगा। ठीक है, फर्रुख हमें आगाह कर रहे थे 12 बजे तक समाअत में वक्फा है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। जनाब, मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तो तेरा एतबार ना रहा। तो एतबार ऐसी चीज है अशफाक कि वो नहीं रहा, हम पे नहीं रहा, IMF को। जबकि IMF के कहने पर पेट्रोल बढ़े, कई दफा प्राइसेस बढ़े, बिजली के यूनिट बढ़ाए गए, जनाब साथ में आवाम पर टैक्सों का बोझ डाल दिया गया। अब भी कह रहे हैं आपके जो दोस्त ममालिक फाइनेंसिंग करेंगे वो हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें। यानी कि ये ऐसी बात हो गई कि हम किसी शख्स पे भरोसा ना करें कि ये पैसे हमें कहां से देगा, तो जो जिससे वो लेकर हमें देगा वो तहरीरी तौर पे हमें बताए। क्या बात है। तो IMF ने जनाब ये शर्त रख दी है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये वादे और ये इरादे हमारे भी जैसे रहे हैं और हमारी जो हिस्ट्री रही है तो उसकी वजह से जाहिर है कि IMF हम पे कैसे भरोसा करे। तो इस पर बात ज़रा कर लेते हैं। शोएब निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ये IMF के साथ जो भी मामलात रहते हैं और जो भी नई शर्त आयद होती है और उसकी वजूहात क्या होती है तो उस पर हमें तफसीली तौर पर हमें आगाही देते हैं। तो शोएब निज़ामी साहब कुछ और बता। शोएब साहब, आपकी मुस्कुराहट देख के तो मुझे ये लग रहा है कि मुआहिदा हो गया है, कोई शर्त नहीं रखी, सब सुकून है। वो कह रहे हैं हमने मार्कअप भी नहीं रखना इसमें। ये तो ऐसा तो नहीं हुआ ना? और कितने पर्चे चाहिए? 9 फरवरी से अब तक जो है ना वो हर पाकिस्तानी जो है वो यही दुआ कर रहा है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा खत्म हो, शराइत खत्म हो, लेकिन हर दफा जो है नई शराइत, नया जो है MEFP पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि 4 मरतबा जो है MEFP चेंज हो चुका है। और अब जो नई शराइत आई है वो ये है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे 30 जून तक। इस सिलसिले में पाकिस्तान को 2 महीनों की जो इम्पोर्ट्स हैं उसके इक्वल जो है फॉरेन रिजर्व कम से कम चाहिए और वो तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर की अमाउंट बनती है। ताहम ये बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है तकरीबन चाइना से 500 से 800 मिलियन डॉलर और आने, और इस बात की तवक्को है कि मार्च के अंदर जो हमारे रिजर्व है वो 5 अरब डॉलर को से बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तो ये शर्त है नई, उसमें ये है कि पाकिस्तान को कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब से भी गारंटी जो है वो तहरीरी तौर पर लेनी पड़ेगी और ये फराम करनी पड़ेगी IMF को। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी इसके ऊपर जो है वो हाथ पैर मारेगा और जो है वो इसकी तहरीरी गारंटी इन तीनों मुल्कों से लेगा। अपने आप में ऐसा होता है, अमूमन IMF इस तरह करता है, दीगर ममालिक के साथ भी है, ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है? और दोस्त ममालिक से अब क्या इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, फिर राब्ते किए गए शुरू? जी, ये उन ममालिक के साथ होता है जिनको वापस करने की कैपेसिटी ना हो। और अभी श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के रिजर्व जो है वो वापस करने की सलाहियत तो रखते हैं, ये तो हकीकत है। पाकिस्तान ने जितने भी कर्जे वो तमाम के तमाम वापस किए। तो इस मुश्किल वक्त में जो है वो चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तकरीबन 2 अरब डॉलर का जो पाकिस्तान का रोल ओवर था उसको अप्रूव किया है। उसकी कुछ किस्तें तकरीबन 3 अरब डॉलर की आ चुकी हैं। अब 700 से 800 मिलियन डॉलर, 500 से 800 मिलियन डॉलर के दरमियान जो है अमाउंट आनी है। तो इससे रिजर्व बेहतर होंगे। एक खुशाइन बात ये भी है कि जो रमज़ान का महीना होता है इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपनी ज़कात पाकिस्तान भेजते हैं, इस तरह ईद के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। इससे भी जो है हमारी रेमिटेंसेस बेहतर होंगी और किसी हद तक जो रिजर्व है उनकी पोजीशन को बेहतर बनाया जा सकेगा। पूरे पाकिस्तानियों को सपोर्ट करें क्योंकि सबको ही जरूरत पड़ गई है फॉरेन रेमिटेंस की। मतलब आप हज पे जाना हो या कोई भी मामला हो, हर किसी के लिए फॉरेन रेमिटेंस की ज़रूरत पड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमने शर्त की बात की कि ये जो नई शर्त रख दी है कि तहरीरी तौर पर वो मालिक दोस्त ममालिक लिख के दें, तो
इज इट इजी कि हम कहेंगे वो लिख के दे देंगे, और इज देयर अ कैच? जी, इसके लिए जो है वो कोशिशें करनी पड़ेंगी अब दो महाजों पर, फाइनेंस को भी और जो है वो फॉरेन अफेयर्स को भी। तो अब डार साहब की और बिलावल साहब की जो है वो ज़्यादा फाल किरदार होगा, क्योंकि इस बात का इम्कान तो है कि जितने भी दोस्त ममालिक हैं हमेशा पाकिस्तान के काम आए हैं, और अब भी तवक्को की जा रही है कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तानी हुकूमत इस बारे में जो है अपना मौक़िफ़ पेश करेगी तो ये मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और कतर हमेशा पेश रहे। हमने इनको जो है कुछ चीज़ें ऑलरेडी पाइपलाइन में थी जो कि मिफ्ताह इस्माइल साहब लेकर आए थे। उसमें ये था कि इनको पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर कुछ शेयर जो हैं वो दिए जाएंगे, साथ साथ जो ऑयल कंपनीज के शेयर हैं उनके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट होनी थी, जो हमारे 2 पावर प्लांट हैं RNG के उनकी निजकारी होनी थी। तो वो तमाम का तमाम काम जो 4-5 महीने पहले होना था वो इस तक अब हो गया था। डार साहब ने आते ही तमाम के तमाम चीज़ों को असर नौ जो है वो जायजा लिया, क्योंकि इस बात का भी इम्कान होता है कि निजकारी के जितने भी काम मामला होते हैं उसमें बाद में नैब के केसेस जो है भुगतना पड़ते हैं। तो इसलिए जो है डार साहब ने आके इन तमाम का असर नौ जायजा लिया, इसलिए इसमें डिले भी हो रहा था। ठीक है शुएब, थैंक यू सो मच। शुएब हमें खबर दे रहे थे कि क्या मामला चल रहे हैं जी, और किस तरीके से अब तहरीरी के यकीन दहानियाँ लाई जाएंगी, और इसमें डार साहब और बिलावल भुट्टो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो लेट्स होप कि ये काम जल्दी तय पा जाए। अच्छा, जब आप ये डार साहब की किरदार अदा करने की बात करते हैं ना तो मेरी परेशानी बढ़ जाती है। क्यों? फिर ऐसे ना ही समझिए। चले मुझे कहते हैं मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, मे भी वो आंखों में आंखें डाल के मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ। ब्रेक लेते हैं जी। अच्छा जी, ख़राब सियासी सूरत हाल के मनफी असरात आने शुरू हो गए। अच्छा, एक तो ख़राब सियासी सूरत हाल है, उसके अलावा दूसरा मसला है सैलाब के बायस जो हमारे सप्लाई चेन टूटी है, और उसके बाद जो फसलें जो होना थी, जो उनकी टाइमिंग्स थी वो भी बड़ी मुतासिर हुई, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी इलाके ऐसे थे कि जो ज़ेर आब रहे। ये मनाजिर भी आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई एम श्योर कि अब सूरत हाल इन इलाकों में चेंज हो गई होगी, लेकिन पानी के जाने के काफ़ी अरसा बाद तक भी इलाके काबिल काश्त नहीं रहते। उसकी वजह से हमने ये देखा कि मुल्क में बहरान आया। प्याज की कीमतें, जो प्याज 60-70 रुपए किलो में दस्तयाब रहता था, वो प्याज जो है वो 250 रुपए से ऊपर चला गया। फिर अभी आप देख लीजिएगा कि बाकी चीज़ों की सूरत हाल क्या, सब्जियाँ तमाम ही वो महंगी हुई इस दौरान, 200-250 रुपए तक। और दूसरे दायरे हम इतनी चीजें इंपोर्ट करते हैं, और कंटेनर अब तो मेरे ख्याल में हम फूड सिक्योर कंट्री रहे नहीं है ना, नहीं रहे। हमें तो यही सुना था हमने कि हम तो ज़रूरी तौर पे बड़े खुद कफील हैं, मगर जनाब ऐसा नहीं है। अब हमें सब्जियां भी, दालें भी, टमाटर भी, प्याज भी सब बाहर से मंगाना पड़ता है। ये वो चीजें हैं जो जिसके बगैर पाकिस्तानी खाने बनते ही नहीं है, और जो घर की खवातीन है उनके तो मसाइल होते हैं कि भाई अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर हमसे गिला नहीं करना कि इसमें टेस्ट नहीं आए। चलें जी, तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, क्योंकि ज़राअत में भी बड़ी परेशानी हो गई है, जैसे कि अशफाक ने बताया, तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता दिया है हुकूमत को कि जी तलब और रसद का फ़र्क, यानी डिमांड और सप्लाई का फ़र्क बहुत आ गया है और खौफनाक हद तक बढ़ गया है। अगर उन्होंने जो बहुत खतरनाक और अलार्मिंग बात बताई अशफाक, वो ये कि अगर सूरत हाल ऐसे ही चलती रही तो फिर जो खुराक है उसका बहरान पैदा हो सकता है, और हुकूमती बदइंतजामी की वजह से फसलों की पैदावारी लागत 3 गुना बढ़ गई है, खाद की कीमतों में इजाफे और बिजली पर सब्सिडी, इनका पहले भी मुतालबा था, खात्मे से किसान दबाव में है। ज़राई मैशत में बेहतरी के लिए बंजर जमीनों को काबिल काश्त करके पैदावार में इजाफा किया जाए। काबिल काश्त रकबा कम होता जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो है पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है, यानी कि ये तो खान साहब के दौर में भी हम सुन रहे थे कि वीट हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और याद होगा वो आपने सुना होगा, वो खान साहब कहते थे रशिया से हम करेंगे, और 20 लाख टन की बात हो रही थी। तो रशिया से तो ये गवर्नमेंट भी करना चाहती है जी, ये गवर्नमेंट भी, मतलब मैं ओवरऑल तो दैट इज एन इंडिकेटर कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी नहीं रही। दालें वैसे भी बाहर से आती हैं, काफ़ी चीज़ें बाहर से आती हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खोखर साहब, बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद खोखर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखें, मैं तो कहता हूं कि ये जो हमारी फूड सिक्योरिटी की वजारत है, इसका नाम ही चेंज करके फूड इनसिक्योरिटी कर देना चाहिए, क्योंकि जाहिर है इस वक्त मसाइल ऐसे ही हैं। कौन कौन से मसाइल हैं इस वक्त जो किसानों को दरपेश हैं, और उसके असरात अवाम पर कैसे पड़ सकते हैं, इनका जरा अहाता कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी, एक मुझे थोड़ा टाइम देना। बात यह है जी कि इस वक्त किसानों के नहीं, पाकिस्तान के मसाइल हैं जी। ऐसा ही है। हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद आज हम ज़राई अजनास के इंपोर्ट कंट्री बन चुके हैं। हम 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। हम खसूसन अब तो सब्जियों की बात कर रहे हैं, प्याज की बात कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या हो सकती है।
हमारी टोटल एक्सपोर्ट है वो 31.5 बिलियन डॉलर की है, जिसमें 24 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर का हिस्सा है। हम अगर अपने मुल्क को इस कशकोल तोड़ सकता है तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर, इसके अलावा और कोई नहीं है। हमारे पास 19 मिलियन एकड़ रकबा खाली पड़ा है जिसको हम आबाद कर सकते हैं, वो आबाद काश्तकारी के काबिल है, लेकिन हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। पिछले 40 साल पे हमने रिसर्च पे कोई खर्च नहीं किया। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर के जीडीपी का 0.18 है। यही वजह है कि आज हमारे पास बेहतर सीड नहीं है। वो कहते हैं ना, बीज जानदार फसल शानदार। हमने रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचा नहीं है। आज हमें बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ फूड सिक्योरिटी के साथ लेके चलना पड़ेगा। दुनिया में तकरीबन 21 ममालिक हैं जहां पे उनकी आर्मी एग्रीकल्चर में काश्तकार के साथ खड़े होकर सपोर्ट करती है, और पाकिस्तान में भी जैसे मिलानी डैम को ले लें, अगर वहां पे रकबे आबाद हुए और उन्हें काश्तकारों में तकसीम किए, मैं कहता हूं आज इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। जो हमारे पास 19 बिलियन एकड़ रकबा पड़ा है उसको आबाद करके फौरी तौर पर काश्तकारों के हवाले किया जाए। आज मैं आपको हकीकत, मैं अपने जज्बा नहीं देखा ना, ये 1-2 साल का काम नहीं, 5-10 साल लगेगा, लेकिन हम हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं अपनी आबादी में। 50 लाख आबादी हम हर साल ऐड कर रहे हैं। अगर उस लिहाज से अपने अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? अच्छा, आज अब आप ये देखें ना, एकड़ अराजी की जो आपने बात की, 19 मिलियन एकड़, 1 करोड़ 80 लाख एकड़, 19 मिलियन एकड़। अच्छा, तो वो कैसे काबिल काश्त बनाई जा सकती है? क्या किया जाना चाहिए? देखिए मैं आपको उसमें ये ना, मैं आपको अर्ज करूं जी, मैंने पहले अर्ज किया कि उसमें हम पिछले दिनों में मैंने खबर पढ़ रही थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले बिजनेसमैनों से। मैं कहता हूं सबसे बड़े स्टेक होल्डर काश्तकार है, काश्तकारों से मिले और हम उनकी मदद से, वो हमारी मदद करें, आर्मी उसमें आए, आके वो रकबे आबाद करके काश्तकारों में तकसीम करें। देखा जी, आज हम क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं कि हम ज़रूरी रकबे पे कॉलोनियां बना रहे हैं। हमारी कोई कानून साजी नहीं है, हमको पॉलिसी नहीं बना रहे। मैं आपको एक अर्ज करूं, किसान तो बेचारा नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। किसान ने कभी हड़ताल नहीं की। अब देखें ना, क्लर्क कलम छोड़ हड़ताल करते हैं, इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री बंद कर देते हैं, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टर अपना ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं। काश्तकार क्या करता है? ये पहली दफा हुआ है कि हम आज से सिर्फ गुजरांवाला डिवीजन में हम दूध की हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा। पहली दफा, वरना कभी हमने अच्छा, कभी सर ये बताइएगा, हमने अपनी आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो खुराक के बहरान का मसला जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ सकता है, तो किस हद तक इस वक्त खराब सूरत हाल है? जरा इस पे रोशनी डालें। देखिए, बढ़ सकता नहीं, बढ़ चुका है कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर का सिर्फ एडिबल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की 14 से 15 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है। हमारे पास डॉलर तो है नहीं, हम क्या करेंगे? आज आप देखें ना कि एक गरीब आदमी, हमारा मार्केटिंग सिस्टम बेहतर कोई नहीं है, हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने रीजन वाइज सबसे ज्यादा हमारी है। देखें ना, हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। अब इंडियन काश्तकार को लेना, डेली उसको इंडियन पंजाब में 8 घंटे बिजली मुफ्त मिलती है। हमें यूरिया का बैग, हमारा जो रेट है वो 2450 हो गया है, लेकिन हमें ब्लैक में मिलती है। अगर इंडियन काश्तकार को वही मिलती है पाकिस्तान रुपीज में 700-800 की, हमें डीएपी मिलती है कोई 10-11 हजार रुपए की, इंडियन काश्तकार को वही पाकिस्तान रुपीज में 3,500 की मिलती है। आपको किस तरह की मदद दरकार है? आपने फौज से भी मदद की अपील की है, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहिए? देखिए, मैं तो तमाम इदारों से, फौज से, गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं कि खुदा के लिए बैठ के सोचें। अब आपके लिए फूड सिक्योरिटी नंबर 1 इशू बन गया है। जेदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। अगर हमारे घर गंदम होगी, मैं 1 मिनट में, अब आप ये देखिए ज़राअत की अहमियत मैं आपको बता दूं जी। 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी है, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया। बावजूद भी मामला ठीक चलते रहे, इस पर गौर करना जरूरी है, ये अपील की गई है। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑलराइट जी, 10:04 हुआ चाहते हैं पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक। सदफ अब्दुल जब्बार मेरे साथ विराजमान है, मैं हूं आपके साथ इशफाक इसाक सिर्ती, आपका जाना माना और पहचाना। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? मेरे अगर आपको मुनासिब लग रहा है, आवाज भारी भारी लग रही है। और ये काफी दिन से अशफाक, क्या सीन है ये? मतलब इट टेक्स इट्स कोर्स ना, मतलब वायरल इन्फेक्शन हो या कोई ऐसे चेस्ट इन्फेक्शन हो तो आप इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तो कुछ आप लोगों को कहना चाहेंगे किस तरह एहतियात करें भाई, क्या करें? तो बहुत सारे लोग जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, सराहते हैं, वो फिर ये है कि कहवा पिए, वो फिर दालचीनी का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद डिस्टेंस रखना चाहें तो ना रखें। और जो मेरे चाहने वाले नहीं हैं तो उनको चाहिए कि सबसे जफ्फियाँ लेके मिले, ठंडी चीज़ें खाएं और बर्फ़ चबाएं। ठीक है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना, ये डिस्क्लेमर है।
इस इंसान की जो भी आप सजेशन सुन रहे हैं अब मैं अपने दिल की मुराद भी नहीं पूरी कर सकता। मतलब ये लोग गलत भी हो सकता है, किसी ने मिस कर दिया कि जो मेरे चाहने वाले नहीं, अगर मिस कर दिया तो फिर ओह हाँ, ये तो मसला है ना, ये मसला हो सकता है। फिर नमूनिया का इलाज भी होता है, वो भी बता सकते हैं हम आपको। अशफाक को वैसे इस हवाले से काफी नॉलेज है, आप अपना ख्याल रखें। हाँ। लेकिन जनाब, ख्याल रखने से बात याद आई हमें कि जो भारत से हमें खबरें आ रही हैं उसमें ये मालूम हो रहा है कि अब मुंह का मजा पूरा जायका वो कर दिया, खराब कर दिया। ऐसे ही होता है। अब चले चाय पी लें, आपका जायका ठीक हो जाएगा मुंह का। लेकिन मसला ये है कि जी मोदी साहब ने इतने कारनामे अंजाम दिए हैं माजी में, ज्यादा पुराने वक्त में ना जाएं, यानी जो अभी हमारा करीबी में जो रहा है माजी उसमें जाएं, तो वहां भी देखें ऐसे हालात के गुजरात के रेफरेंस बार बार आते हैं, और सामने है जो और एक्सप्रेस का वाकया हुआ वो आते हैं, समझौता एक्सप्रेस के ये तमाम तरह साने हैं। और फिर पुलवामा की जो सूरत हाल रही उस पर भी अब मजीद सवालात उठने लगे हैं, और वो यूं कि इनके अपने ही कांग्रेस के रहनुमा हैं जनाब रंधावा साहब, उन्होंने मोदी के पुलवामा ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया है। सो कहते हैं पुलवामा हमला कैसे हुआ, हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट अब तक मंजर-ए-आम पर क्यों ना आई, मोदी ने कहा था घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन उल्टा पाकिस्तान ने घर में घुसकर मारा। देखना होगा पुलवामा हमला किसी सियासी फायदे के लिए तो नहीं करवाया गया। अच्छा जी, तो ये पुलवामा वाले मामले पर ये अपने अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, तो कैसे इस मामले पर आवाजें उठ रही हैं, बात कर लेते हैं। लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, ये इससे पहले भी ये आवाजें उठती रही हैं, भारतीय पार्लियामेंट पे होने वाला हमला हो मुबैना तौर पर, या उसके बाद फिर ये मुंबई हमले हों जिसमें हेमंत करकरे को किस तरह से मारा गया, फिर अभी ये पुलवामा का वाकया है कि इसके अंदर से किस तरह से इलेक्शन में फायदा उठाने की कोशिश की गई, फिर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा, किस चीज का हम तस्करा करें, किस किस बात का हम जिक्र करें, क्योंकि टॉपिक्स इतने हैं, चीजें इतनी हैं कि खत्म नहीं होती। और लाइक से बात भी करेंगे, जगहजाई इतनी हुई भारत की, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के जरिए भारत का चेहरा बेनकाब किया वो भी देखने वाला था। तो ये वो हजीमत है, ये वो शिकस्त है भारत को जो भूलती नहीं है। तो हारिस नवाज साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हारिस नवाज साहब, शुक्रिया सर, सुबह सवेरे आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। सर, अब तो भारत में सवालात उठ रहे हैं, उनके कांग्रेस के रहनुमा पूछ रहे हैं कि जरा पता लगाएं, इन्होंने तो हमें कहा था घर में घुस के मारेंगे, उल्टा पाकिस्तान ने इन्हें घुस के मारा। फिर ये कहते हैं जनाब कि अब बताएं कहीं ये सियासी फायदे के लिए तो नहीं किया गया था जिसमें हमारा नुकसान हुआ। टोटल नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है और इसका जो ग्रुप है आरएस का, इन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा रचाया था एंटी मुसलमान वोट लेने के लिए। और पुलवामा में अगर आपको याद हो कि आदिल डार था जिसको इन्होंने बहुत पहले 6 दफा पकड़ा, उसको बहुत टॉर्चर किया, फिर उसने ये मिल के धमाका किया और जिसमें इनके अपने 40 लोग मारे गए, और वो इन्होंने टोटल प्लान किया था सिर्फ पाकिस्तान में इल्जाम लगाने के लिए, ताकि इनको इलेक्शन में फिर जो 2018 में था उसमें इनको फायदा हो जाए। और उसके बाद जो इनकी जग रसाई हुई, जैसे 27 फरवरी 2019 को इन्होंने पाकिस्तान में आके 2-3 ट्रक गिराए, 1-2 कब्जे मार दिए, और उसके बाद शोर मचा दिया कि हमने पाकिस्तान का जहाज भी गिरा दिया, जबकि अपने इन्होंने 2 जहाज गिराए। लंदन वो इनका पकड़ा गया, जो था अभिनंदन पकड़ा गया, उसके बाद पाकिस्तान में उसको चाय भी पिलाई जो बड़ी मशहूर हुई चाय। और उसके बाद अब इनको जाहिर है कि इन्होंने कहा कि हम ये पूरी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। अब 4-5 साल के 3 साल 4 साल के बाद अब इनको समझ नहीं आ रही। जब असेंबली में बात हुई है तो उन्होंने कहा कि लाए रिपोर्ट की तरह, तो इनके पास कोई चीज है ही नहीं। और उसमें इतना झूठ बोला इन्होंने कि तमाम इनके जर्नलिस्ट इनको साबित किया कि झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद दुनिया ने बताया, अमेरिकन ने आके पाकिस्तान के सारे F-16 चेक किए और कंफर्म किया कि पाकिस्तान के सारे जहाज इंटैक्ट अपने एयर बेसिस के ऊपर हैं, डिस्पाइट द फैक्ट झूठ बोलते रहे हैं। और अब एक लिमिट हो गई है, अल्टीमेटली जाके उन्होंने कहा जी कि अब आप बताएं कि आपने क्या किया, रिपोर्ट किधर है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसी तरह इन्होंने जब बातचीत का ड्रामा लगवाया था उसमें हमारी ISI ने इंटरनेट ब्रेक कर दिया था। हर जगह इनको जूते पड़ते हैं। अब आपके सामने BBC कितनी रिपोर्ट्स इनकी निकाल रहे हैं, जो इनकी कश्मीर में कर रहे हैं, मिनॉरिटी की कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, सिखों के साथ कर रहे हैं। और वो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इनकी वहां पर इंडिया में उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये इस तरह के खतरनाक मुजरिम इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में अब मुझे तो यकीन है
कि ये नरेंद्र मोदी इंशाल्लाह इंडिया को जो है ना बहुत ज्यादा इससे विक्रम में तस्लीम करे। ठीक है, हारिस नवाज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो मिसल मशहूर है ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो भारत के जो झूठ थे अब उसके पाँव नहीं है। अब तो लोग अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान ने इनका जो है चेहरा बेनकाब कर दिया। तो अब इतनी बुरी हजीमत थी, इंटरनेशनली इतनी सुबकी का सामना करना पड़ा था कि लोग याद करते हैं। और अभिनंदन की टी इज फैंटास्टिक, वो भी सबके सामने जनाब। लेकिन उसके बावजूद उसको अवार्ड भी मिला, अंदाजा करें। वो तो इनका काम है ये बताना। ये तो मतलब पूरी हॉलीवुड का असर हम पूरे मुल्क में एक्टिंग देख रहे करियर हैं, भी परसू कर बॉलीवुड का सकते हैं उसके बाद अभिनंदन साहब। तो हो सकता है उनको एयर चीफ ना बना दिया जाए, क्योंकि उनके यहाँ हिस्ट्री रही है ना, वो मानने को तैयार नहीं है जी कि हमारी गलती थी या हम हार गए। ये एक होता है जिनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना हो तो वो लोग ऐसा करते हैं। एडा वर्ल्ड कप हो रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या बोलूं मैं मतलब मार खा के जा रहे हैं। भाई वो बंदा जिसने आपके मुल्क की इतनी बेइज्जती कराई, आप उसे अवार्ड दे रहे हैं। सही बात है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा एक और तशवीशनाक बात करने लगे हैं, जो कि पाकिस्तान में एक सिलसिला चल रहा है। वो है गुर्दे फरोख्त करने वाला गिरोह। और वैसे तो मिसालें दी जाती हैं कि जब कोई महंगा फोन आता है मार्केट में तो वो लोग कहते हैं कि जी ये तो गुर्दा बेच के खरीद सकता हूँ। इतना महंगा है कि इस तरह की मिसालें दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जनाब एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि मरीजों के गुर्दे निकाल कर फरोख्त कर रहा है। अच्छा, ये तरीक़ाकार बेसिकली ये होता ये है कि वॉलंटरीली तो आपको पता है कि कुछ नशे के आदि अफराद वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है कभी इस तरीके से। लेकिन ये जो गिरोह है ये करता ये है कि हॉस्पिटल में मरीज जब जाते वहाँ पर किसी और मर्ज के इलाज के लिए या कोई और बीमारी को लेके, तो ये वहाँ पर अपना काम दिखा देते हैं। अच्छा, अब उस मरीज को पता भी नहीं जी, अब आप ये देखें कि एक तो ये तरीका भी ठीक नहीं होता, क्योंकि किसी को गुर्दा लगना भी हो तो उसके अंदर सिर्फ ये कि ब्लड सैंपल मतलब मैच करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका क्रॉस मैच होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये है कि उसके बावजूद आप किसी को बाकी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को लगा रहे हैं तो रेसिपिएंट जो है उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। और ये तो बर्बरियत है, तो बर्बरियत है ये तो। लेकिन बस ऐसा एक ये गिरोह आप ये देख लें, इनके सफाक चेहरे, ये हम जैसे इंसान है लेकिन इनकी कैपेसिटी देखें। अच्छा, ये आप ये देखें कि ट्रांसप्लांट कर रहे थे वहाँ पर, ये भी करते हैं। अच्छा। ये अब आप मैं मिसाल, आपके किसी प्यारे को गुर्दे की जरूरत है, उसको इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो उनको ये जनाब ऐसे ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। ये देखे ना, बाजार अच्छे चेहरे भी हैं इसमें, तो ये बड़े नेक नाम बन के जी हो जी आपका काम हो जाएगा, ये वो फलाना। उसके बाद फिर ये है कि वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अभी दौरान ट्रांसप्लांट जो है वो एक बंदा अपनी जिंदगी से चला गया और इस क्लिनिक से 2 करोड़ रुपए भी बरामद, यानी कि जो डीलिंग है वो भी कैश में करते हैं। और ये भी बता रहे हैं कि ट्रांसप्लांट के दौरान एक मरीज, जी मैं वही तस्करा कर रहा था। तो ये जो रावलपिंडी में है गुर्दे फरोख्त करने वाला गिरोह, इसकी आप ये भी देख रहे हैं कि गिरोह जो है ये पकड़ा गया है, एक्शन हुआ है। 10 हैं टोटल, ये 10 मुल्जिमान हैं जिनको पकड़ा गया है। और इसकी डिटेल अभी ज़ाहिर मजीद बाकी आएंगी। इसमें एक अलमिया ये भी है कि जो मसीहा समझे जाते हैं डॉक्टर्स, जिन पर आप करते हैं भरोसा, वो भी इनमें शामिल है। क्योंकि जाहिर है जब तक ये वाली हेल्प इंटरनल आपको अंदरूनी मदद हासिल नहीं होगी तो आप ऐसा घिनौना काम, तो इस पर जरा बात कर लेते हैं अब। कैसे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निगरां वजीर सेहत पंजाब के। और डॉक्टर साहब से वैसे तो हम कोविड से मुतालिक या ऐसे मामलात से मुतालिक बात करते रहते थे, लेकिन अब जाहिर है कि उनके जिम्मे है निगरानी पंजाब की वजारत सेहत की, तो उनसे जरा पूछते हैं कि क्या मामला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस नए मनसब के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। ये बड़ा एक तशवीशनाक मामला है, ये जो ये एक मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहा है। और आज से हम ये बात नहीं सुन रहे, एक अरसे से ये मामला चले आ रहे हैं। लोग अपनी शिकायत करते हैं, लोग बताते हैं कि किस तरह से उन्हें लूटा गया या किस तरीके से किया गया। ये आपके इल्म में क्या आया है इस वाक़े से मुतालिक? शुक्रिया जी। देखें, ये वाकई ही एक बहुत शर्मनाक हकीकत है पाकिस्तान के लिए, जहां अभी तक किडनी ट्रेड जो है या ऑर्गन ट्रेड अभी तक बहुत रैम्पेंट है। और ज़ाहिर है कानून इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता और इंसानियत भी इजाज़त नहीं देते। यहाँ पे कई गांव के गांव हैं जो जहाँ पे किडनीज हज़ारों की तादाद में ली जा चुकी है। अच्छा। तो हर एक के अगर आप पेट को ऊपर करें तो ये जो वाक़या है ये एक बड़ा वेल नोन नोटोरियस सा हॉस्पिटल है, जहाँ एक लीगल ट्रांसप्लांट पकड़ा गया जब रेड हुई हमारी हुटा का, पी हुटा यानी कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो पंजाब की है। अच्छा। और 21 वहाँ पे गैर कानूनी जो हुए, जो कुछ हमारे अफगानिस्तानी लोग थे, कुछ और जिन्होंने
किडनी सेल की। अच्छा। तो उनको फिर अरेस्ट करके उनको सील तो कर दिया गया और उनका और जाहिर है उनका लाइसेंस भी रिवोक कर दिया गया। उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे फॉरेन कंट्रीज से भी रिसिपिएंट आए हुए थे। वो जाहिर है एक बड़ा टीडियस प्रोसेस था, तो वो भी कर लिया गया। लेकिन असल चीज़ इसमें यह है कि क्योंकि गुर्बत तो है ही हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये लोग जो इसको खरीदते हैं, खरीदो फरोख्त में मुब्तला हैं, खासकर जो एजेंट्स लोग हैं, उनको हमें ज़्यादा करना है कि ये गुर्बत का उनको मतलब ये नहीं डिस्करेज करना है। तो कैसे डिस्करेज किया जा सकता है? ये जो 10 लोग हैं जिसमें 3 डॉक्टर भी हैं, क्या यही है या मजीद भी, जैसे आपने एजेंट्स का जिक्र किया, तो वो एजेंट्स कैसे आप मजीद इस पूरे रैकेट को तोड़ेंगे? आई एम श्योर कि ये होगा। देखें, जो हुटा का कानून कहता था वो ये कहता था कि जो आप, क्योंकि हुटा एक कोई ऐसी पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, वो तो हमारी हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हम पुलिस को इन्वॉल्व करते थे। तो उसमें होता ये था कि वो लोग इनवेरिएबली छूट जाते थे और वो कहीं ना कहीं फिर काम शुरू कर देते थे। ये वही लोग हैं, आटे में नमक के बराबर हैं, लेकिन वो बार बार उठ पड़ते हैं। अच्छा। तो इनको जब तक के बिल्कुल करार वाकई सजा नहीं मिलेगी और इनकी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट वगैरह नहीं होगी, तो इनकी डेटरेंस नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो उस कानून उस कानून में हम एक सप्लाई का जो चक्कर है ना, इसको भी कला कमा करने के लिए लोगों को थोड़ा सा इसमें रहनुमाई की भी जरूरत है। अब ये किसी को ब्लड डोनेट करना और गुर्दा डोनेट करना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कि उसकी क्रॉस मैच किस तरह से होना है, वो रिजेक्शन में भी जा सकता है, बॉडी रिजेक्ट भी कर सकती है, सेप्सिस भी हो सकता है, और ऐसे वाकयात रिपोर्ट भी हुए। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि गुर्दा निकाल के बस ब्लड ग्रुप मैच करके किसी को दे दिया। तो इस मामले में भी थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा कि ये गुर्दा निकाल के किसी को भी लगा दिया तो ये इतना ही आसान प्रोसेस होता है। जी, एक तो मैं बता रहा था कि पी हुटा को हमने जो कानून में तब्दीली कर रहे हैं, अल्लाह करे वो जल्दी हो जाए, उसमें हम उसको मजिस्ट्रियल पावर खुद ले रहे हैं ताकि हमें पुलिस पे इंतजार ना करना पड़े और हम खुद उनको सजा दें। अच्छा, दूसरा जो आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, ये जो फॉरेनर्स को तो छोड़ दें, जो फॉरेन लोग आते हैं यहाँ गुर्दा लेने हमारे लोगों का, वो एक और चीज़ है, लेकिन वो कम है। ज़्यादातर तो लोकल ट्रेड ज़्यादा है। तो लोकल ट्रेड इसलिए है कि देखें, जब किसी माँ का गुर्दा फेल होता है तो उसके बेटे को सबसे पहले देना चाहिए, उसके भाई को देना चाहिए, उसके मियाँ को देना चाहिए, क्योंकि ब्लड रिलेटेड बहुत है। अब माएँ कहती हैं जी मैंने बेटे का नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बताने वाली आपके जरिए ये जरूरी है कि एक चौथा हिस्सा भी एक गुर्दे का रह जाए तो वो काफी है आपकी जिंदगी के लिए। इसलिए जब तक आप रिलेटेड डोनर्स को नहीं प्रमोट करेंगे। दूसरा, हमने एक रिसेंटली अभी 15 दिन पहले ये शुरू किया कैडावेरिक ट्रांसप्लांट। तो दुनिया में होता है कि जब कोई मर जाता है वो अपने गुर्दे कहता है कि जब मैं मरने के करीब हूँ, जब मैं वेंटिलेटर पे ब्रेन डेड हो जाता हूँ, इरिवर्सिबल डेड हो जाता है, तो उसके ऑर्गन्स हम हार्वेस्ट करते हैं। मैंने खुद वॉलंटियर किया एज ए कंपोजिट, कि गुर्दे ही नहीं दिल भी जो ले सकते हैं उस वक्त ले लीजिएगा, क्योंकि जब मैं 4 फुट नीचे जमीन का हूँगा तो इनका मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे बहुत फायदा होगा, ये सदका जारिया रहेंगे मेरे, और कोई किसी, मेरा दिल मर तो चुका होगा लेकिन किसी के दिल में तो वो जिंदा होगा। तो इसलिए ये स्पिरिट बहुत जरूरी है। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 30वां बड़ा मुल्क बनना जा रहा है, सिर्फ 500 के करीब हमारे कैडावेरिक डोनर के लिए रजिस्टर्ड ट्रांसप्लांट हैं। दुनिया में वो 50% आबादी। अब उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है कि जहाँ कोई एक्सीडेंट होता है, ब्रेन डेथ होता है, फौरन उसका हार्वेस्ट कर लिया जाए। हमें जो लीगल तरीका है, क्योंकि रीनल फेलियर रैम्पेंट है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा है, गुर्दे, शुगर और ब्लड प्रेशर की, तो हमें एक तो रिलेटेड ब्लड डोनर्स को इनकरेज करना चाहिए कि खुदारा वो करें, और दूसरा हमें ये कैडावेरिक जो ट्रांसप्लांट्स हैं प्रोग्राम, इनको बहुत फाल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि ये तरीक़ेकार जो है वो बेहतर बनाने की जरूरत है, डेफिनेटली, और अदरवाइज चीजें बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन एक इशू ये भी अशफाक के इतना टाइम हो गया, इस तरह की मुतादिद स्टोरीज आती रहती हैं माजी में भी, मगर हमने कोई खातिर खा इस पर एक्शन होते नहीं देखा कि रोकथाम की जा सके। नाउ इज द टाइम, आप ले लें एक्शन।
हुकूमत तो बाद में लेती रहेगी। मैं एक्शन क्या ले सकती हूँ? मैं अपनी जो कहना चाहिए ना, छोटी सी एक सजेशन दे सकती हूँ कि खुदारा आवाम के ऊपर रहम करें। कहाँ कहाँ आवाम लुट रहे हैं, क्या क्या उनके साथ हो रहा है, तो सोचे उनका जी। आपके तो अपने मसाइल होंगे। चले जी, अब थोड़ा खाबे की बात कर लेते हैं। देखिए 10 बजे खाबे की बातें ना हो। हाँ, 10 बजे वैसे क्योंकि भूख लगना शुरू हो जाती है ना, और अब 10:15 बजे से ज्यादा का टाइम हो गया, 10:20 हो चुके हैं। अच्छा जी, बात मैं ये कर रहा था कि जनाब पिंडी की तो बात ना करें, लेकिन लाहौर में जब आप जाएं तो वहाँ की, लाहौर जाने के बाद पहली जो मैंने डिश वहाँ पर जो ट्राई की थी वो तो खैर कुन्ना थी, लेकिन उसके बाद जो दूसरी डिश थी जो कि जिसको मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा था, जिसको मैं इतनी सीरियस नहीं ले रहा था कि उसमें क्या होगा, वो थी तवा चिकन। अच्छा, आप मीनार पाकिस्तान के अतराफ में आपको कई ऐसी जगह मिलेंगी जहां पर क्या शानदार मसालेदार ओए होए होए तवा चिकन मिलता है कि आप अश अश कर उठते हैं। वो रेडी खा के मजा आ जाता है, इजी टू ईट है, और उसके बाद आप खा लें, आपकी जो कहते हैं ना सारे टेस्ट बर्ड्स जो हैं, टेस्टी सेंसर्स, यस, वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे और आप इतना एंजॉय करेंगे। लेकिन जनाब, आप लाहौर की बात कर रहे हैं, कराची में भी बड़े जबरदस्त खाने इस हवाले से हैं। तवा चिकन कराची में मिलता है? अच्छा, हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा मिलता है कराची के खानों की। तो भाई PSL के जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं वो तारीफें करके जाते हैं। ऐसी क्या बात कर दिया? आप वहाँ जाइए, धूनी लगाइए, बैठिए, दिल ललचाइए, खाइए, हाँ। और हम यहाँ बैठ के वाह 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 करते रहे। थोड़ा सा हमें भी भिजवाइए, लाहौरी भी भिजवाइए, ये भी भिजवाइए, फिर शुक्रिया का मौका भी दीजिए, मसाला वाली रोटी भी भिजवाइए जनाब। ऐसे क्या मजे से रुबीना ने खाई है, तो यकीनन टेस्ट इसका अच्छा होगा। जरा मैं फीडबैक ले लूंगी शो के बाद रुबीना से कि कैसी है तवा चिकन, जिसे लाहौरी चिकन कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बड़े मजे की है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और जमान पार्क से खबर शामिल करते हैं। वो ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मामलात, पुलिस ने थाना रेस कोर्स में 4 FIR यानी मजीद 4 FIR दर्ज कर ली हैं। तमाम FIR में मुख्तलिफ दफात के साथ साथ दहशत गर्दी एक्ट की दफात भी शामिल की गई हैं। बाबर खान मजीद बताएंगे। जी बाबर। देखिए जी, कल जो वाकया हुआ था इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस फोर्स और जो कारकुनों के दरमियान तसादम हुआ था, एक ही थाना में एक ही वकुआ की 4 FIR दर्ज कर दी गई हैं। थाना रेस कोर्स में FIR दर्ज की गई है, एक SHO की मदय्यत में, एक एलीट फोर्स के एहलकार, एक वासा मुलाजम और एक शहरी की मदय्यत में FIR 4 दर्ज की गई है, और चारों में 788 दहशत गर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई है। वकुआ एक हुआ था, लेकिन 4 FIR एक ही थाना में कल के वकुए की दर्ज की गई है, और इस तरह इमरान खान के जो बात है उनमें भी मजीद इजाफा होता जा रहा है। और पुलिस का ये कहना है कि इन मुकदमात में जो FIR कल दर्ज हुई है उसमें भी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें जाएंगी, और इस सिलसिले में जो जमान पार्क की तरफ आने वाले रास्ते हैं वहाँ कंटेनर भी लगा दिए गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस की क्या प्लानिंग है। ठंडी सड़क की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उन्हें भी रोक दिया गया है, और वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है, जबकि कनाल रोड है वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। और अब पुलिस का क्या हिकमत अमली है ये तो अब कुछ देर बाद ही पता चलेगा। जी चले जी, हमें बाबर आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो फिर यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी हाँ जी, तो वेलकम बैक वंस अगेन। और हम इतने महव हो गए थे ब्रेक में, तो फिर वापस आ गए। तो अब आपको जरा कुछ अपडेट्स भी दे दें, साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जबान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरखास्त पर समाअत की और ये कहा अदालत ने कि आपके तमाम पिटिशनर कहाँ हैं, क्या आप इस केस से मुतालिक संजीदा हैं। सेशन अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है, अजहर सिद्दीक का कहना था। तो आबिद खान से जान लेते हैं। आबिद बताइए इस वक्त समाअत का क्या हवाल है। जी बिल्कुल जी, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जमान पार्क में ऑपरेशन के हवाले से केस की समाअत की, और अदालत ने जब समाअत शुरू की तो अदालत ने इस्तफसार किया कि तमाम पटिशनर बशमूल फवाद चौधरी का है, तो अदालत को बताया गया कि वो कुछ देर में जो है वो पहुंच रहे हैं। इस पर अदालत ने आज चूंकि IG पंजाब अदालत में मौजूद है, अदालत ने PTI के वकला को कहा कि आप IG पंजाब के साथ मुशावरत करें और उसके बाद जो है वो आगे का मामला तय करें। इतवार का जो जलसा रैली निकाली जा रही है उसको अदालत ने कहा है कि आप इसमें नजरसानी करें, रोक दिया अदालत ने इसे, और ये कहा कि पहले IG पंजाब के साथ मिलकर इस मामले पर
मुशावरत करे, एक तरीकाकार तय करे और उसके बाद जो है आगे चले जाए। अदालत ने करार दिया कि अगर जलसा करना है तो 15 रोज पहले इजाजत दें, आपको अपने आप को सिस्टम में लेकर आए। सियासी मामला है, दोनों पार्टी में जो है इसको एक इतना बड़ा इश्यू बना रही है। पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। अदालत को आईजी पंजाब ने जब अदालत ने समाअत मुलतवी की तो आईजी पंजाब ने एक दरख्वास्त की और उन्होंने अदालत से कहा कि हमारे गाड़ियों पर पेट्रोल बम गिराए गए, कोई शहर में ऐसा एरिया नहीं जहाँ नो एरिया जो है बना दिया गया हो। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस हवाले से कोई हुक्म जारी किया जाए। उनका ये भी कहना था कि आप मुझे कल तक का वक्त दें ताकि मैं मशावरत करके मामले को आगे बढ़ा सकूं। इस पर अदालत ने पीटीआई के वकला को हिदायत की है कि अब वो आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर मुशावरत करे। जो जलसा इतवार को किया जा रहा है उस पर अदालत ने करार दिया कि आप ये जलसे से पहले जो है मुशावरत करके शेड्यूल तय करें और उसके बाद जो है इस जलसे के हवाले से जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अब अदालत ने आईजी पंजाब चीफ सेक्रेटरी के साथ पीटीआई के वकला को जो है वो मुशावरत के लिए कल तक का वक्त दे दिया है। अदालत ने अब ये समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने करार दिया है कि आपने जो रैली निकालनी है उसका तरीकाकार तय करे। इस वक्त मुल्क में इस वक्त लाहौर में जो है वो PSL भी चल रहा है। उनका ये कहना है कि लोगों को सुकून दे। इस पूरे वाकये से पाकिस्तान की बड़ी जग हसाई हुई है। अब इस केस की समाअत जो है वो कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आईजी पंजाब के साथ पीटीआई के वकला मुशावरत करने के बाद अपना एक शेड्यूल और जो मामला तय होंगे वो कल अदालत के रूबरू पेश करेंगे। बेसिकली अब क्या हुआ है कि समाअत तो मुलतवी कर दी गई है तो ऑपरेशन भी रोक दिया गया है कल तक मजीद। जी डेफिनेटली, जब तक अबूरी हुक्म था अभी इस केस का फैसला नहीं हुआ और जब तक अदालत ये अबूरी हुक्म वापस नहीं लेती उस वक्त तक ये अबूरी हुक्म अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा। तो डेफिनेटली अब चूंकि वहां अभी आज इस्लामाबाद में भी सेशन में ये मामला चल रहा है जिसकी बुनियाद पर वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए सारा जो है वो इशू बन गया था, ये ऑपरेशन हुआ था। तो वहां भी चूंकि ये मामला चल रहा है, अदालत ने गुज़श्ता रोज ऑपरेशन रोक दिया था। आज अदालत ने उसमें मजीद हम ये कहते हैं कि एक्सटेंड कर दिए इस हद तक, क्योंकि एक इंटरम ऑर्डर था और वो इंटरम ऑर्डर जो है वो इंटैक्ट रहेगा कल तक। अब कल जो है वो अपना पूरा एक फार्म तफहीम के साथ मिलकर जो शेड्यूल तय करके पीटीआई के वकला और आईजी पंजाब को अदालत में पेश करेंगे। तो उसके बाद अदालत इस पर मजीद फर्दर जो है वो अपनी प्रोसीडिंग करेंगे। चलें जी, आबिद हमें बता रहे हैं जी कि अब आपके सामने ये अहम डेवलपमेंट आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इतवार को होने वाला जलसा रोक दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब से मिलकर मुशावरत करें। अदालत की जानिब से ये कहा गया लाहौर से अगर आपने जलसा करना है तो फिर 15 रोज पहले इजाजत लें, यानी कि इजाजत के लिए 15 रोज पहले ये मामला दरकार होगा। अदालत ने कहा आप अपने आप को सिस्टम में लेकर आए। सियासी मामला अब दोनों पार्टीज ने बनाया हुआ है। जब इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए तो सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने वहां पर इस गुफ्तगू में ये पॉइंट भी रेस किया। लेकिन अब आपको ये डेवलपमेंट बताएं, इमरान खान ने कहा था, ऐलान किया था कि इतवार को बड़ा जलसा करेंगे, मीनार पाकिस्तान पर भर देंगे पूरे मीनार पाकिस्तान को। और लेकिन अब ये कह दिया गया है अदालत की जानिब से कि अगर आपने जलसा करना है तो 15 रोज पहले इजाजत दरकार होगी। अच्छा जी, अब जरा तज़किरा सब्र के फल का, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमूमन वो मीठा होता है, लेकिन काफ़ी अरसे से यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम ने सब्र का फल नहीं चखा। लेकिन बहरहाल ये मुल्तान के एक काश्तकार हैं, वो सबसे मुख्तलिफ है क्योंकि कई साल की कोशिशों और मेहनत का फल उन्हें बिलाखिर मिल गया है। किसी को तो और उन्होंने एक हाइब्रिड एक फल तैयार किया है जिसे एप्पल बेर की फसल कहा जाता है, यानी कि उसके अंदर दोनों की खुसूसियात है। सेब का जायका भी है, बेर भी है, सेब भी है। वाओ, ये कैसे हो सकता है? बड़ा यूनिक होगा। इसका टेस्ट कैसा होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट फल है। ये सेब की औलाद कहलाएगा या बेर की? ये तो हम देखेंगे जी, आप पूछ लेंगे। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जी ये ऐसा फल है क्योंकि अमूमन सेब में भी बीज होता है। तो ये कहा है कि इसमें बीज नहीं है, यानी सीड इसमें नहीं है और ये इंतहाई मुफीद भी है, खाने में मजेदार है। आई होप, क्योंकि सेब भी बड़ा टेस्टी होता है और बेर भी। इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? सब्ज, लाल और पीले रंग के बेर शुगर फ्री भी है, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और मैदे के अमराज में भी फायदेमंद। अच्छा, लग लीमू रहा है। तो बहरहाल इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान ज़रई यूनिवर्सिटी के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह। डॉक्टर समीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक, वैसे तो हम सुनते थे कि आजकल के दौर में जिस तरह से पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो हाइब्रिड गाड़ियों की अशद ज़रूरत है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो आप तो ये हाइब्रिड फल तैयार कर रहे हैं, क्यों?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आम जो बेर फल आम बेर का जो फल होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो बेर का फल है इसकी एक बड़ी अफादियत है, तो लेकिन ये चूँकि इतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं कर सका और ये इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है, अवाम में इतना ज़्यादा मकबूल नहीं है। फिर काश्त का कुछ हमारी यूनिवर्सिटी ने भी कुछ जो है ना इसमें कोशिश कर रही है कि कुछ एग्जोटिक जर्म प्लांट बाहर से लाकर उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो ये जो एप्पल बेर है ये एक्चुअली ये थाईलैंड की वैरायटी है। अच्छा। तो थाईलैंड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। अच्छा। तो वहाँ से इसको यहाँ पर जो है ना हमारे जो देसी बेर है उसके ऊपर ग्राफ्ट किया गया है। अच्छा, तो कितना वक्त लगता है और ये फायदेमंद बड़ा बताया जा रहा है, शुगर फ्री है, तो जरा हमें ये भी बताइएगा हमारे देखने वालों को भी कि भाई ऐसे फल खाएं जो शुगर फ्री हो और फायदेमंद हो। फल तो वैसे ही मुफीद होते हैं सारे। जी, असल में जो हमारी मकामी यहाँ की वैरायटियाँ बेर की उसमें थोड़े से 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं। मसलन एक तो वो जो है ना थोड़ा लेट फल उठाती है, कोई 5-6 साल की उम्र में जो पेवंदी बेर होता है, और उसके बाद ना उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग टाइप फैलाव बहुत ज़्यादा होता है और उसका साइज़ भी छोटा रह जाता है। तो ये जो वैरायटी है, ये जो एप्पल बेर है, तो ये चूँकि एक तो पस्ता कद है उससे और उसका साइज़ भी बड़ा होता है आम बेरों से, और तीसरी बात इसके अंदर कि ये सीडलेस है, यानी इसके अंदर जो पिट है जिसे टेक्निकली इस सीड को जो बेर के सीड को पिट कहा जाता है, तो इसके अंदर वो पिट नहीं होता। तो इस वजह से ये काश्तकारों के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है और बहुत ज़्यादा हैवी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये फिर आगे जाहिर है कि ये ग्राफ्टिंग के जरिए ये सिलसिला चल सकता है या फिर ये चूँकि बीज ना होने की वजह से क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है आगे, या जो भी टर्म आप यूज़ करते हैं? जी, इसमें होता ये कि जितनी भी हमारी इधर वैरायटी वो भी ग्राफ्टेड ही होती हैं। अच्छा। असल में पहला पौधा जो लगाया जाता है वो देसी बेर के सीड से लगाया जाता है। उसके ऊपर जब वो 6-7-8 महीने की उम्र पहुंच जाती है उसके ऊपर फिर हम अपनी मर्जी की किस्म उसके ऊपर पेवंद करते हैं। ओके, पेवंदकारी। तो जी पेवंदकारी। तो इसमें जो ये जो एप्पल बेर है इसकी अगर आपके पास पौधे मौजूद हैं वहाँ से आप इसको नए पौधे हमारे देसी बेर के ऊपर ही ग्राफ्ट करके नए पौधे बनाए जा सकते हैं। तो इसमें कुछ सीडलेस, क्योंकि इसका अफजाइश का तरीका ही यही है कि देसी बेर के नाम यही रहेगा सेब, क्या कहेंगे उर्दू में इसे? सेब बेर कहेंगे, क्या कहेंगे? नाम इसका यही रहेगा या डिफरेंट नाम सोचा है आपने? नहीं, इसमें इसको थाई बेर भी कहते हैं लोग, क्योंकि थाईलैंड से जो है ना इसमें दो वैरायटी हैं। एक तो वो है जो मेच्योरिटी के ऊपर जो जब पकता है उस वक्त स्टिल ग्रीन होती है और एक रेड कलर का हो जाता है। ये 2 वैरायटी हैं जो थाईलैंड से मकबूल हुई हैं इधर एप्पल बेर के नाम से। चलें जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीउल्लाह साहब हमें बड़ी मुफीद बातें बता रहे थे और जो दिल के मरीज हैं, शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है और टेस्टी भी कह रहे हैं वो। ये तो पता ही चलेगा जब चख के अंदाजा पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और क्योंकि डिजिटल दौर है और सबके हाथों में गैजेट्स हैं, हमारे सामने लैपटॉप है, मोबाइल है और सब इसमें मसरूफ रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं रही हैं, तो ऐसे में वो सलाहियतें, वो क्रिएटिविटी नहीं निकल कर आती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका एहतमाम अब हुकूमती सतह पर किया जा रहा है। जो पंजाब का सकाफत के हवाले से एक वहाँ पे हमने देखा कि पूरा इवेंट चल रहा है हुकूमत की सरबराही में, जश्न बहारा, उसमें मुख्तलिफ इवेंट्स भी हो रहे हैं। लेकिन बिलखुसूस इस वक्त हम बात करेंगे कि साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें तलबा के फनपारों की नुमाइश के साथ साथ मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए हैं। अच्छा, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं ना जो हमारे लिए लाजिम व मलजूम होते हैं हमारी रिपोर्टिंग में, और इससे हट के एक तो होता है जी बिल्कुल ठीक है, और दूसरा होता है ज़रूरत समर की है। तो अभी ज़रूरत समर की है कि हम जहलुम के ऊँटों के वजन उठाने का मुकाबला करें। यानी कि हम कितने, मैं सफाकियत कहूँ ये क्या, बेचारे ऊँट वजन उठा उठा के उनकी कमर दोहरी हो जाएगी और हम वहाँ पर उससे महसूस होंगे। कैन यू इमेजिन? मगर देखें खेल है, खेल का लोग ज़ौक़ भी रखते हैं, ऐसा भी है। कैसे?
कि वहाँ पर हमने सुना कि लोग बड़े लुत्फानंदोज हुए। क्यों? अच्छा, उसमें ये था भंगड़े डाले, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, क्या ऊँटों ने भंगड़े डाले? लेकिन ये क्लैरिफाई हो गया कि भंगड़े इंसान ही भंगड़े इंसान, लेकिन ऊँट डांस भी करते होंगे ना, थोड़ा बहुत हल्का। घोड़ा डांस हो सकता है, तो ऊँट नहीं कर सकता। खूबसूरत डांस करता है। सत्य, आपने से पहले कहा था ना कि भंगड़े मतलब घोड़े डाल लेते हैं, तो मैं दिखाती हूँ कैसा। मैं वजन उठाने का भी पूछ रहा था, वो देख लिया आपने, वजन बेचारे ऊंट उठा रहे हैं, जीत का जश्न जो है वो भंगड़े डाल के इंसान घोड़ों को इनामात से नवाजा गया। तो मैं सोच रही थी क्या इनाम होगा वैसे। कोई हमसफर? नो कमेंट। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, फन की कदर होनी चाहिए, लेकिन आई होप कि वो जब घोड़े डांस करते होंगे उनको फीलिंग आती है, वो एंजॉय भी करते होंगे, जिससे अच्छा, नजर भी आता है। ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कौन सा घोड़ा अच्छा डांस कर रहा है, बाइक वाला। अच्छा जी, इंसान भी बड़े फनकार होते हैं जी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ये जो घरों में, मोहल्लों में, चौक चौराहों में, दुकानों में लोग जा जाके इस तरह के पहुंचते, इससे बेहतर है सफेद पोश लोगों को। अल्लाह हाफिज कर लेते। अल्लाह हाफिज।